हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी, और जिन्होंने शुरू नहीं करी है प्लीज़ फटाफट शुरू कर दो, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ही कम समय है फॉर प्रिपेयरिंग CUET 2024। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो ये हमारा चैप्टर है किंग, फार्मर एंड टाउन, उसका मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, और किन फैक्ट्स को आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मेरा मेथड आप लोगों को पता ही है कि मैं आपको पहले जो हमारा चैप्टर है उसका ओवरव्यू करूंगी विद द NCERT, एंड आफ्टर दैट हम लोग MCQs करेंगे, ताकि आपको पता चले कि उस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर किस तरीके का पैटर्न CUET UG में रहता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखो, क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी जो लर्निंग पावर है, या फिर मैं कहूँ कि आप चीज़ों को कितने अच्छे से समझते हो, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो हमें गलती नहीं करनी है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें, ताकि हम सबको क्या मिल सके, ड्रीम कॉलेज। और ड्रीम कॉलेज कैसे मिलेगा, जब हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। किस में, डोमेन में, और हिस्ट्री में मैं तो आपकी गारंटी ले ही रही हूँ, है ना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंडिका वॉज रिटन बाय। इंडिका, मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में। इंडिका क्या थी, बुक थी। ठीक है, इंडिका इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स फॉर मौर्यन एम्पायर। अगर हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में जानना है तो हमें एक सोर्स मिल जाता है इंडिका। अब बिना ऑप्शंस देखे एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा रिच सोर्स है जिससे हमें पता चले मौर्यन एम्पायर के बारे में, और उसमें ऑप्शन दे दें कि इंडिका, या फिर उसमें ऑप्शन दे दे अर्थशास्त्र, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, या फिर कुछ कॉइन्स वगैरह के एग्जाम्पल दे दें और बोल दें कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी CUET UG में आते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी नहीं देखे तो फटाफट देख लो, हमारे वैसे चैनल पर भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप मुझे बताइए, इंडिका किसने लिखी थी, कौटिल्य ने? नहीं। पतंजलि? नहीं। पतंजलि की जो ये बुक थी इसका नाम है योग सूत्र। ठीक है, योगा सूत्र। ठीक है, अब ये तो नाम से थोड़ा सा पता चल ही रहा होगा, है ना। मेगास्थनीज ने लिखी थी द बुक इंडिका, ये याद रहेगा सबको, मेगास्थनीज इंडिका। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, मौर्यन डेंसिटी वाज फाउंडेड बाय। अब ऑप्शन देखो, अशोका नहीं, ये थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, या ठीक है, या पुष्यमित्र, अजातशत्रु, तो ये नहीं होगा। दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नींव है मौर्यन एम्पायर की वो रखी थी। चंद्रमा से याद रख लो, हु वाज अ फाउंडर ऑफ मौर्यन डेंसिटी, राइट। अब ये देखो, हु इशू द फर्स्ट कॉइन्स बियरिंग द नेम ऑफ रूलर। सबसे पहले सिक्के ऐसे किसमें आए जिसमें क्या था, नेम ऑफ रूलर्स था। किसने शुरू करे थे ये, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने शुरू करे थे ये। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है कि इंडो ग्रीक्स जो व्यवस्था लेकर आए थे इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा जो चला था वो था नेम ऑफ रूलर्स इन द कॉइन। अब गोल्ड कॉइन भी हो सकते हैं वो, है ना। गोल्ड कॉइन अगर याद हो तो कुशान्स ने यूज़ करना शुरू करा था। अशोक इज मेंशन बाय विच टाइटल इन हिज इंस्क्रिप्शंस। अशोक के क्या नाम हमें देखने को मिलते हैं, मैंने इस पर बहुत फोकस भी करा था कि जेम प्रिंसेप, याद है जेम्स प्रिंसेप? अगर नहीं याद है तो मैं बता दूं, जेम प्रिंसेप ने ही जो ब्राह्मणी और क्रोष्टी लिपियां थी, ठीक है, उनको पढ़ा था। ठीक है, उनका अर्थ निकाला था, मीनिंग निकाला था, और उसको पता चला कि यार ये जो स्क्रिप्ट्स हैं इसमें अशोका का नाम ही नहीं है। अब आप यही बात हो गई कि जिसके बारे में कहानी चल रही थी, हमें उस कहानी का हीरो ही नहीं पता। फिर उसको रियलाइज हुआ कि अशोका को किसी और नाम से बुलाया जाता था। अब वो क्या नाम थे, अशोका। अब यहाँ पे देखो, ये दिख ही रहा है तुम्हें, तो अशोका नाम तो मिला ही नहीं था उसे, है ना, तो ये अपने आप कट जाएगा। अगेन अशोका अपने आप कट जाएगा। देवपुत्र, और इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है, पियदसी था, इस चीज को याद रख लो। ठीक है, देवपुत्र नहीं था। ठीक है, देव नाम पिया, यानी देवों को जो प्रिय था।
देवों का पुत्र नहीं, लेकिन देवों को जो प्रिय था। इस चीज से आप याद रख सकते हैं कि अशोका के कौन से 2 नाम थे जो उनके इंस्क्रिप्शंस में लिखे हुए थे। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब बोलोगे दीदी ये एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है? अब ये देखो, जब मैंने आपको स्टोरी समझा दी कि अशोका का नाम हमें उसके इंस्क्रिप्शंस में मिलता ही नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है कि अशोका जो ऑप्शंस होंगे वो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, है ना। तो उसको हमने काट दिया, एलिमिनेट कर दिया। फिर हमने इस पे डिस्कस किया, क्या देव का पुत्र कहा जाता था अशोका को? नहीं, देव का प्रिय कहा जाता था, और देव नाम पिया। ओके, तो इस तरीके से आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम याद नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग छोटा सा है लेकिन ज्ञान का भंडार कितना सारा है ना। तो ऐसी चीज़ें भी आप धीरे धीरे अपने अंदर लेकर आ सकते हो, क्योंकि अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे हैं, अब हमें कॉलेज जाना है ना, तो हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी सीखना होगा, राइट। अब 5 जो हमारा 5th क्वेश्चन आता है वो आता है, नेम द लैंग्वेज इन विच द अशोका इंस्क्रिप्शन वेयर रिटन। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब लोगों को लगेगा, मतलब जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो बोलेगा या पाली, प्रकृति एंड ग्रीक लग रहा है मुझे, मैं इस पर टिक कर दूंगा, लेकिन गलत हो जाएगा। ये पाली में नहीं था, ठीक है। पाली जो थी ना वो साउथ इंडिया में यूज करी जाती थी, जब हम सातवाहन वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे उसमें। तो पाली जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी पाली आ रहा है तो कट हो जाएगा। अब बोलोगे दीदी ये आपने सारे ऐसे कैसे कट कर दिए? क्योंकि बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो पाली है ना उसका अशोका से लेना देना है ही नहीं, ठीक है। आप बस इस चीज को ध्यान रखो। तो पाली जो है, जो ये है ना भाषा, इससे अशोक का कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर लेना देना ही नहीं है तो इंस्क्रिप्शंस लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकती। तो आंसर इज सी, प्रकृति, ठीक है, जिसमें हम लोग ब्राह्मणियन की रोष्टी लेते हैं, ठीक है, अरामिक एंड ग्रीक लैंग्वेज में लिखी जाती थी, क्योंकि उनके यहाँ पे आप बोलोगे दीदी ग्रीक कैसे आए? क्योंकि अशोका के टाइम पे जो ग्रीक के साथ संबंध थे, जो बॉन्ड था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। इस वजह से ग्रीक, इंडो ग्रीक जो शुरू हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था। एक्चुअली में चंद्रगुप्त के टाइम से ही वो लोग शुरू हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाउ मैनी महाजनपद्स वेयर देयर। अब मैंने कल आपको बताया भी था 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 17 नहीं थे, 14 नहीं थे, 18 नहीं थे। अब ये तो याद करना पड़ेगा, इसमें क्या तुक्का भेड़ोगे? 16 महाजनपद अभी याद कर लो, 16 महाजनपद, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन राइमिंग है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आता है, विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद फ्रॉम 6th to 4th century BCE। मैंने आपको कल ही ये चीज बताई थी कि जो मगध, अब इसको भी याद नहीं रहा ना, तो ये आप ऐसे याद रख लो कि मैंने अपना जो 2nd चैप्टर है हिस्ट्री का, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा किसके बारे में पढ़ा है? अशोक के धमा के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने कौटिल्य के बारे में पढ़ा है, हमने मैगथनीज के बारे में पढ़ा है। तो इससे याद रख लो कि अशोका कहाँ से था? मगध से। दैट मीन्स मगध जो था वो हमारा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद था। इस तरीके से आप बेसिक नॉलेज से भी अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट 5 मार्क्स इन क्वेश्चन, है ना। तो बोलोगे दीदी आप तो देखो बहुत इजी सा बता रही हो, इजी पेपर आता है बेटा, मैं इसको जानबूझ के भी डिफिकल्ट बना दूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत महंगे महंगे कोर्स लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए और बता रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे खुद के जूनियर्स ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके डोमेन में 190 प्लस लेकर आए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि दीदी एनसीईआरटी में से ही सारा पेपर आता है, आपको उससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो शॉर्ट नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, चाहे वो PYQ हो, मॉडल क्वेश्चन आंसर्स हो, अवेलेबल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, कहीं से भी उठा लो और बहुत सारी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 20-20 क्वेश्चन तो मैं लेकर आ ही रही हूँ आपके लिए, टेलीग्राम पे भी हम लोग मॉडल क्वेश्चन आंसर शेयर कर ही रहे हैं। आपने बस कुछ नहीं करना, वीडियो देखनी है,
ठीक है, अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी लग रही है तो आप मुझे बताओ कहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन बेटा पढ़ना शुरू करो, है ना। बहुत ज़रूरी है कि हम इस टाइम को यूज़ करें, क्योंकि अब बस 30 दिन भी नहीं बचे हैं। मैं 30 दिन में ज़्यादा कह रही हूँ शायद से, क्योंकि मुझे नहीं पता ना पेपर एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, और अपने दिमाग में भी ये मत लेकर आना, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। अब 8 क्वेश्चन आता है, हु अपॉइंटेड धम्मा महात्मास। धम्मा के बारे में हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, किसने करा था धम्मा, अशोका ने करा था। बिंबिसार ने किया था नहीं, समुद्रगुप्त ने नहीं, पांडवा ने नहीं, अशोका ने करा था। अशोका ने कालिंगा के बाद धम्मा का प्रचार करा था। उसको बहुत बुरा लगा था कि इतने लोग मर गए युद्ध में, जब ये हुआ था ना कलिंगा वॉर जो हुई थी, तो उसको बहुत बुरा लगा था कि इतने लोग मर गए। तो फिर उसने बुद्धिज्म को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना शुरू करा, उसके बारे में जाना और सीखा कि अहिंसा कितना बड़ा हथियार हो सकता है किसी भी चीज़ को जीतने के लिए, है ना। तो उसने उसके बाद से धम्मा का प्रचार करना शुरू कर दिया था। क्लियर है ये आप सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरिसेना वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ। अब बोलोगे दीदी हरिसेना कौन था, सहना, ठीक है, हरिसेना था। एक्चुअली में ये बहुत ही अच्छे पोएट थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में बहुत प्यारी सी कविता लिखी थी। अब वो कविता किस तरीके थी, उसमें ना उन्होंने उनके प्रसिद्धियों, आप बोलोगे दीदी प्रसिद्धियाँ कैसा वर्ड यूज़ कर रही हो आप, लेकिन एक्चुअल क्या होता ना, उस समय क्या होते थे, जो किंग्स होते थे वो पोएट को बुलाते थे और बोलते थे कि उनके बारे में लिखो। अब किंग बुला रहा है और बोल रहा है पोयम लिखनी है, उससे क्या होगा, क्या होगा, अब वो बुरा तो लिख नहीं सकता, वो अच्छा अच्छा लिखता था। तो समुद्रगुप्त के बारे में उन्होंने पोयम लिखी है। अशोका के बारे में हमें कोई पोयम देखने को नहीं मिलती, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी नहीं मिलती, और इनके बारे में भी नहीं मिलती। हरिसेना के बारे में पोयम, मतलब हरिसेना ने समुद्रगुप्त के बारे में ये पोयम लिखी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन एम्पायर। आप ये बोल रहे हैं कि जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके बारे में देखो और बताओ कि कौन सा करेक्ट है। अब मौर्यन एम्पायर अगर आप लोगों ने पढ़ा है, जो मैंने कल आपको बताया भी था कि क्या क्या उनके पास था, द फीचर ऑफ मौर्यन एम्पायर, कल याद है ना, पढ़ा था हमने, या याद दिलाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। देखो, देयर आर फीचर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, है ना। मैंने आपको बताया था कि 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे। अब वो सेंटर्स के नाम भी आपको याद रखने हैं कि तक्षशिला था, उज्जैनी था, तुसाली था, ठीक है, ये स्वर्णगिरी थी। इस तरीके से आपको याद रखना है कि सब कमेटीज भी थी। तो देयर आर फीचर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। अब क्वेश्चन देखो क्या आता है, फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। देयर वेयर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर। अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, तो दैट इज करेक्ट कि यहाँ पर 5 हमारे क्या थे, क्या थे, पॉलिटिकल सेंटर्स थे, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। फिर मैगथनीज रॉट द अबाउट द मौर्यन एम्पायर इन हिज बुक इंडिका, ठीक है, कि मैगथनीज ने इंडिका में मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा था। अगेन दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अशोका फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 321 BC। ये क्या सही है, नहीं सही, क्योंकि जो मौर्यन एम्पायर था उनको किसने फाउंड किया था, किसने किया था बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अशोका यूज हिज सोर्सेज टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। एक्चुअली में ये अच्छा है ना। उसने धम्मा, है ना, यूज किया था टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। इसके बारे में उसने क्या शुरू करा था, प्रचार करना, ठीक है। उसके बारे में बताया, उसके बेनिफिट्स बताया, और बताया कि किस तरीके से अहिंसा के बारे में, यानी नॉन वायलेंस के बारे में हम सबका जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसने उस तरीके से इसको देखा। एंड दैट मीन्स योर स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, 3 गलत है। तो आपका आंसर है बी, दिख रहा है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं स्टेटमेंट वाइज। अब ये स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कर पाएगा जिसने फीचर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर अच्छे से पढ़ा है, या फिर जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो आप लोगों ने देखी है, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन आता है, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मगध की 2 कैपिटल्स थी। पहला था पाटलिपुत्र और राजगिरा, ठीक है। द फर्स्ट वन कौन सी थी, फर्स्ट वन थी हमारी राजगिरा,
ठीक है, ये हमारी क्या थी, फर्स्ट थी। लेकिन बाद में पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया गया, क्योंकि पाटलिपुत्र का था एक न्यू सिटी के रूप में फॉर्म्ड हुआ था, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, किसी भी कंट्री का कोई एक पार्ट ऐसा होता है, एक स्टेट ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन ऑल टर्म्स। अब जैसे इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, दिल्ली। क्यों है, यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, सारे मिनिस्टर्स के जो होते, कैबिनेट मिनिस्टर के घर यहाँ पे है, पीएम का घर यहाँ पर है ना। तो ये पॉलिटिकल तरीके से या फिर ट्रेडिंग के तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेम विद दैट पाटलिपुत्र भी आगे चल के एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेडिंग कम्युनिकेशन का सेंटर बन गया था। इस वजह से इसको हमने क्या बनाया था, अपनी सेकेंड कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन क्या है, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल, तो फर्स्ट कैपिटल तो यही थी हमारी राजगढ़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, फिलिंग द ब्लैंक्स। और जैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया और लास्ट का जो वर्ड होगा वो आपको खुद फिल करना होगा, जैसे इंग्लिश में आते हैं ना वैसे। द ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि हमारे जो ग्रीक से जो लोग आए थे, मतलब बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन उनमें से जो मेन पर्सन था वो कौन था। ठीक है, तो कौटिल्य और चाणक्य हिंदी नेम लिख रहे हैं, तो हिंदी नेम तो ऑलरेडी नहीं होंगे क्योंकि ग्रीक का पूछा हुआ है। अब इससे पता चल जाएगा कि कोई अटपटा सा नाम होगा, हिंदी नाम नहीं होगा, तो एलिमिनेट कर दो। नॉन ऑफ द अबव भी नहीं होगा क्योंकि मेगास्थनीज यहाँ पे ऑलरेडी है। समझे। क्वेश्चन नंबर 13, द अर्थशास्त्र वॉज कंपोज्ड बाय, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। मेगास्थनीज ने तो इंडिका लिख दी, तो कैंसिल। चंद्रगुप्त मौर्य लिखेंगे, नहीं। चाणक्य नीति, तुमने सुना ना, चाणक्य बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, जिनकी वजह से ही शायद से मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा और इतना इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर पाया ऑल ओवर इंडियन हिस्ट्री, है ना। तो कौटिल्य या फिर चाणक्य आ जाता है, आंसर आपका ये रहेगा। कौटिल्य और चाणक्य दोनों सेम ही है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ अशोका धम्मा। अब अशोक के धम्मे में हमने बहुत सारे फीचर्स पढ़े थे, जैसे क्या कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए है, हमें सभी के साथ काइंड रहना चाहिए, है ना, ह्यूमैनिटी हमें फैलानी चाहिए, अच्छी चीज़ें बांटनी चाहिए, उस तरीके से था। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड बी जेनरस टू द ब्राह्मण्स, दैट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। याद रख लो इन्होंने क्या पूछा है, नॉट। अब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन देखकर ही खुश हो जाते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, नॉट और करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, है ना। तो प्लीज़ मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो प्लीज़ ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना उनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। अब जिस बच्चे ने ये वर्ड नहीं पढ़ा होगा ना, उसका 6 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा और हम अपने ड्रीम कॉलेज के कदम से पीछे हो जाएंगे, है ना। तो इस वजह से आपको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चंस। सेकंड, कंसिडर योर रिलीजन सुपीरियर टू द अदर रिलीजन्स। तो ये अपने आप में अटपटा लग रहा है कि अशोका ने ये बोला था कि मेरा जो रिलीजन है वो ही बहुत महान है, ठीक है, दूसरों का रिलीजन कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट था, तो ये अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी धम्मा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गृहपति शुड रिस्पेक्ट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। गृहपति यानी जो घर का मुखिया होता है उसको हम कहते हैं गृहपति, ठीक है। रिलेटिव सर्वेंट्स एंड द पुअर एंड द स्लेव्स, ठीक है। डी, फॉलो नॉन वायलेंस, तो ये अच्छे हैं, है ना। तो ये वाला जो चीज़ है वो अच्छे में आता है और बुरे में ये आ रहा है, तो ये हमारा क्या है आंसर, कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, दैट इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन एम्पायर। अगेन मौर्यन एम्पायर के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया है कि 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, दैट इज करेक्ट। एक्चुअली ये क्वेश्चन शायद से रिपीटेड है ना, क्योंकि हम ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे घूमते हैं, है ना।
हु वॉज अ धम्मा महात्मा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है कि धम्मा महात्मा कौन थे। अब जो बच्चा ये ऑप्शन अच्छे से पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा। धम्मा ऑलरेडी हमने बोला कि अच्छी चीज़ों के लिए था, ठीक है, वो एल्डर के रिस्पेक्ट, नॉन वायलेंस से रिलेटेड था। तो रेवेन्यू ऑफिसर, यहाँ से देख लिया, रेवेन्यू ऑफिसर हमारा मेन वर्ड आ जाता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लॉ ऑफिसर्स थे वो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, नहीं। स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्टॉप द मैसेज ऑफ धम्मा। अब ये चीज़ भी ना आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होगी, क्या बेटा, स्टॉप एंड स्प्रेड। तो धम्मा एक अच्छी चीज़ थी, तो ऑब्वियसली वो अच्छे काम के लिए थी, स्टॉप के लिए नहीं थी, क्योंकि उसने खुद ही स्टार्ट करी थी, अब वो खुद ही थोड़ी ना स्टॉप करेगा। तो ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17। Why is the 6th century BC often considered major turning point in Indian history? Indian history में जो हमारा 6th century था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों था? ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स में बताए थे, आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि 4 पॉइंट थे जिससे 6th century बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडियन हिस्ट्री, है ना। तो आप देखो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं कि emergence of the state cities and towns used for iron। अब ये देखो दोनों ही सेम ही है, emergence state cities and town। आयरन को हम लोग देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न एम्पायर, क्योंकि आयरन आया, आयरन ने मशीन्स तो नहीं बनी थी लेकिन बहुत सारी कंटेनर्स, हथियार, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें तैयार होने लगी थी आयरन से, ठीक है। जैसे किसी को एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है तो खुदाई वगैरह के लिए यूज़फुल जो भी इक्विपमेंट्स होते थे वो बनने लगे थे। तो आयरन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन 6th century, ठीक है। अब क्या आता है, डोमिनेंस ऑफ हिंदुज़म्स एंड यूज़ ऑफ आयरन, तो ये गलत हो जाएगा। यूज़ ऑफ आयरन तो ठीक है, लेकिन हिंदुज़म्स के लिए डोमिनेंसी शुरू नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि जो हमारे अशोका थे तो वो तो खुद ही बुद्धिस्ट को थोड़ा सा स्प्रेड कर रहे थे, तो हिंदुज़म वाला जो पॉइंट आता है वो गलत हो जाता है। एमर्जेंस ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट, सिटीज़, टाउन्स एंड यूज़ ऑफ आयरन। तो ये हमारा मेजर चंक है जो हमने पढ़ा था, जिसके थ्रू हमने आंसर निकाल लिया। ये सबको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। हिंदुज़म नहीं था, बुद्धिज़्म था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है मेजर टर्निंग पॉइंट। मेजर टर्निंग पॉइंट मतलब एक बहुत ही खास पॉइंट जिसके कारण जो इंडियन हिस्ट्री है वो अपने आप ही चेंज हो गई, है ना। तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके बाद स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स बनने गए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, 16 महाजन पद, है ना। तो उस तरीके से आप देखोगे तो मेजर टर्निंग पॉइंट जो था वो ऑप्शन ए ही था और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मगध। अब मगध के बारे में आ गया। फीचर्स ऑफ मगध या मौर्यन एम्पायर सेम रहेंगे। मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजन पद, अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देख भी लो क्या लिखा हुआ है, आर करेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट नहीं, आर करेक्ट, ठीक है। इनिशियली पाटलिपुत्र वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध एंड लेटर इट वॉज शिफ्ट टू राजगिरा। मैंने अभी आपको बताया था कि पहले जो उसकी कैपिटल थी वो राजगिरा थी एंड आफ्टर दैट शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। तो फर्स्ट ये थी एंड सेकंड ये थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, है ना। अब इसमें तुम्हारे देखो एक कॉन्सेप्ट से आपके सॉरी आपके 2 कॉन्सेप्ट्स निकल कर आ गए, है ना। तो ये देखो, एलिफेंट्स वेयर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मगध, दैट इज अगेन करेक्ट। एलिफेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, है ना। तो आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फैक्ट है वो ही गलत है। पहले राजगिरा थी फिर पाटलिपुत्र थी, इस चीज को ध्यान रखना है। आर एंड देन पी, ठीक है, क्या वो आर पी ABCD करा है ना, तो पहले क्या आता है उस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक है छोटी सी, याद रख लो, ठीक है। अब आता है कि जो मेगास्थनीज मेंशन अ कमेटी विद 6 सब कमिटीज ऑफ मिलिट्री ऑफ विच द
द फिफ्थ लुक आफ्टर। अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैकेथनीज ने कितनी कमेटीज बताई है, तो 6 कमेटीज बताई हैं, अलग अलग कमेटीज थी। जैसे फर्स्ट कमेटी नेवी के लिए थी, सेकंड आपकी जो थी वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए थी। इस तरीके से उसने कमेटीज बनाई हैं। हॉर्स के लिए भी थी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी थी, फुट सोल्जर के लिए भी थी, जो शायद 6 कमेटी थी। द फिफ्थ वन इज चैरियट्स, ठीक है, चैरियट्स थे, बग्गा गाड़ीज वगैरह होती है ना, उस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब बोलोगे दीदी इसमें कोई ट्रिक बता दो। बेटा हर चीज़ में मैं ट्रिक नहीं बता सकती, कुछ फैक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो जहाँ पर ट्रिक बना सकते हैं या एलिमिनेशन कर सकते हैं वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि 6 थी, अब 6 तो 6 रह गई, अब उसमें से 6 में पहले दूसरे कौन से थे वो आपको याद करना पड़ेगा, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये होता है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि इजी है, पेपर इजी है, लेकिन कुछ पोर्शन डिफिकल्ट होते हैं, वो ये पोर्शन होते हैं। और जिसका परसेंटेज 1% रहता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो, और जिसने पढ़ाई नहीं करी है उसके लिए तो पूरा पेपर ही डिफिकल्ट है ना। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। हु कंपोज द प्रज्ञा प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया था कि हरिसेना ने लिखा था समुद्रगुप्त के बारे में एक प्यारा सा पोएट, जिसमें उसने उसको प्रेज किया था कि हमारे राजा कितने अच्छे हैं, दयालु हैं, ये भगवान हैं, ये भगवान के रूप है। इस तरीके से ना उसने बहुत अच्छी पोएम रखी है समुद्रगुप्त के बारे में। ये आपके एनसीईआरटी में भी शायद से दे रखी है, वक्त मिले तो पढ़ लेना, वरना कोई बात नहीं, बस नाम याद रख लो। हरिसेना थे जिन्होंने इनके बारे में पोएम लिखी थी। अब देखो ऑप्शन कैसे दे रखे, कौटिल्य लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, वो तो खुद ही इतने महान व्यक्ति थे, है ना। तो प्रभावती गुप्ता ने नहीं लिखी थी, ये शायद इनकी डॉटर थी, और इन्होंने भी नहीं लिखी थी, तो हरिसेना ने लिखी थी, ठीक है। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं सीयूईटी यूजी में। अब इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको आज करवा चुकी हूँ, 20 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। 20 क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर 1 से करवाए थे, एंड आपके टोटल चैप्टर 15 हैं, ठीक है। अब आप देख लो कि 15 चैप्टर्स जो है उसके हम लोग 20 क्वेश्चंस कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, ठीक है। इतना मैथ्स तो आता ही है सबको, तो उस हिसाब से मैं आपको इतने एमसीक्यूज कवर करवा दूंगी। एंड इनफैक्ट मैं एक और सीरीज लेकर आऊँगी जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लें। मेरा मोटिव ये रहेगा कि आपको जैसे जिस तरीके से समझ में आ रहा है आप वो मुझे बताएं, ताकि हम उस तरीके से आपके लिए स्कोर कर सकें 190+। और हम सब ने स्कोर करना है हिस्ट्री डोमेन में, क्योंकि हिस्ट्री इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप लोगों को लगता ही है, मुझे भी लगता ही है। बस थोड़ा सा मेहनत करते हैं और वीडियोस को देखकर हम अपना जो भी है मटेरियल या फिर आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनको गो थ्रू कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी 3rd चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरव्यू। वो एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स होते हैं पीपीटी में, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। मैं कहीं अलग से बुक्स वगैरह से नहीं देख रही हूँ, क्योंकि एनटीए भी यही कहते हैं कि एनसीईआरटी ही आपका इंपॉर्टेंट है, हम उसी से करेंगे, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल के पीछे भागना नहीं है, बस शांत मन से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो और थोड़े मज़े मस्ती भी करते रहो। बाय बाय।